बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स और आज हम करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कहाँ से 2002 से लेके 2006 तक। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। अब ये देखें 2002 प्री इंजीनियरिंग में क्या न्यूमेरिकल आया है। A proton of mass 1.67 exponent minus 27 kilogram and of charge 1.6 exponent minus 19 coulomb is to be held motionless between two horizontal parallel plates 10 centimeter apart. Find the voltage required to be applied between the plates. इसमें देखें एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसका मास होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम और इसका चार्ज होता है प्रोटॉन का 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। इसे मोशनलेस रखना है बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टल भी हैं, पैरेलल भी हैं और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। उसके बीच में हम चाहते हैं कि प्रोटॉन जो है वो मोशनलेस मूव नहीं करे, ठीक है, रेस्ट में रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा बिटवीन प्लेट्स। तो कितना वोल्टेज अप्लाई करें ताकि ये प्रोटॉन जो है ये मोशनलेस हो जाए, रेस्ट में आ जाए। ठीक है, वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। अब डाटा इसमें क्या है, देखिए मास दिया हुआ है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। यहाँ पे देखें क्या सिचुएशन है कि ये जो है हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं ये, और ये प्रोटॉन है ये। ठीक है, प्रोटॉन का मास हमें गिवन है तो इसका मतलब है प्रोटॉन का वेट भी होगा और हर चीज़ का वेट कहाँ ऐड करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो प्रोटॉन का वेट भी क्या है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड कर रहा है। ठीक है, और वेट हम इसका कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, W=mg से। ये है हमारे पास d डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये d है 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 100 से डिवाइड करके। ठीक है, वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, ये चार्ज मैंने लिखा है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो है वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने बैटरी देखें कैसे बनाई है। बैटरी ऐसे बनाई है कि मैंने पॉजिटिव यहाँ लिया है और नेगेटिव यहाँ लिया है। अब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है मैंने यहाँ से कनेक्ट किया इस प्लेट से, और नेगेटिव जो है वो मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। इससे क्या होगा कि ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं, और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और फिर इससे क्या होगा कि यहाँ पर इन बिटवीन प्लेट्स एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, और जितना यानी इस बैटरी का वोल्टेज है ये समझ लें, इतना ही वोल्टेज यहाँ पर ये आ जाएगा ये, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये किसकी डायरेक्शन में बना रही हूँ, ये ई की डायरेक्शन बना रही हूँ। ठीक है, ई की ये डायरेक्शन है ये, यानी प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया अभी। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पर क्या है, एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अप्लाई हो रही है। इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एफ ई से ये। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, दो नेगेटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो उनके बीच में जो चार्ज की वजह से जो फोर्स होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी देखें दो जो लाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनमें होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, उसमें होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो इसकी वजह से भी क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, ये फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखें ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो इसका मतलब है ये इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।
जब ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी जो पूरी एक फील्ड आ रही है यहाँ पर इस तरह से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसकी वजह से इस पे जो फोर्स आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अच्छा ठीक है, अब अपवर्ड हमने क्यों रखी है, इसलिए रखी है हमने वेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लेनी थी, और इसी के लिहाज से हमने बैटरी यहाँ पे लगाई है ये। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करेगी किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इतनी ज़्यादा ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इसके ऊपर ये। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, ये इस वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि हम वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, अब हमें इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए ठीक है कि ये वेट के इक्वल हो चाहिए। यानी हम इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो इस प्रोटॉन पर कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस वेट के इक्वल हो। अब इक्वल होने का फ़ायदा ये होगा कि देखें वेट डाउनवर्ड है और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये अपवर्ड है। ठीक है, तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये ऑपोजिट हैं इक्वल, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस पर जो फिर फोर्सेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये फिर रेस्ट में आ जाएगा, ये मूव नहीं करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा, तो ये मोशनलेस हो जाएगा। यानी हमारे पास इस प्रॉब्लम में जो कंडीशन है वो ये है कि दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, वेट के इक्वल। तो ये कंडीशन लेंगे हम और फिर उससे हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखें कंडीशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे सॉल्यूशन में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें इसका कहाँ से हम लेंगे, ये फार्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब यहाँ से अगर हम इसका फार्मूला देखें तो ये हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा E क्यू और W, ठीक है, वेट होता है mg, ठीक है, G 9.8। ठीक है, मास हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखें E भी हमें गिवन नहीं है डाटा में, तो अब हम E का फार्मूला क्या लेंगे, एक और देखें E का फार्मूला होता है, E के 3 फार्मूले होते हैं, 2 यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये होता है उस केस में जब हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं और उन प्लेट्स के बीच में वोल्टेज होता है, बिटवीन 2 प्लेट्स वोल्टेज होता है V, और डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 प्लेट्स D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन 2 प्लेट्स E। ठीक है, तो इसको E को हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू V अपॉन D, यहाँ पे हम E को, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे V अपॉन D, और हमें V कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पे V चाहिए था। अब ये देखिए मैंने V का फार्मूला क्या बनाया है, यहाँ पे D मैं यहाँ पे लेके जाऊँगी और Q यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें अब V का फार्मूला बन जाएगा mg/d अपॉन क्यू। अब ये देखें सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, मास ठीक है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, g 9.8, d 0.1, q 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर आंसर जो आएगा उसको डिवाइड करें इससे, आपके पास वोल्टेज आ जाएगा कि हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। इसको मोशनलेस रखने के लिए प्रोटॉन को बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स, ये हमारे पास है 1.0228 एक्सपोनेंट माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, नंबर स्मॉल है ये आप देख रहे हैं पावर से, हमें पॉइंट के बाद जो है ठीक है ज़्यादा डिजिट लेने होंगे ताकि हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो है ठीक है ये हो। अगर आप खाली 1.0 ले लेंगे या 1.02 ले लेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट आप ले लें, तो ये आ गया हमारे पास वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन 2 प्लेट्स आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 2003 का प्री मेडिकल का। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ ठीक है 10 to the power minus 5 coulomb starts from rest in a uniform electric field of intensity 50 volt per meter. Find the force on the particle and the kinetic energy it acquires when it is moved 1 meter. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि एक पार्टिकल है और उसके ऊपर चार्ज है ठीक है 10 to the power minus 5 कूलम। ठीक है, उसको हमने प्लेस किया है। अब इसकी सिचुएशन देख लें। ठीक है, ये पार्टिकल है
ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं था, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी वैल्यू है 50 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इसमें हमने रखा है ये, ठीक है। यहाँ पे इसको समझ लें प्लेस किया, और जब प्लेस किया तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, यानी कि रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। और इसका ये चार्ज है, ठीक है, जो हमने देख लिया क्या वैल्यू है। अब जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगी, इस तरह से ये पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस आएंगी तो इसका मतलब है कि उसी तरह की सिचुएशन भी हो सकती है जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा, दो प्लेट्स हैं, उनके पर चार्ज है और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इस तरह से भी आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर कोई, ठीक है, आपके पास इस तरह से कोई वर्टिकल जो है आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उसकी फील्ड भी कैसी होगी, उसकी फील्ड भी इसी तरह की होगी कि आपकी इस तरह की यहाँ पे लाइंस जो है निकल रही होंगी पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस हो रही है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस चार्ज को रखेंगे तो इस पर फोर्स अप्लाई होगी, हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि ये चार्ज इधर जाएगा। तो अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। और उस फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल है ये कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा। अब जब देखिए फोर्स अप्लाई हो रही है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक वेलोसिटी भी है, इसकी वेलोसिटी होगी और इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इनिशियली 0 थी, लेकिन जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये मूव कर रहा है, इसने 1 मीटर डिस्टेंस मूव किया है, तो ये फाइनल वेलोसिटी इसका मतलब है कि फिर 0 नहीं होगी, कुछ और फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्स भी कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद इसके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी आई है वो काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम देखें कि फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ये डाटा देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 50 वोल्ट पर मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर, फोर्स कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का अभी हम देख चुके हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला यही हम ले रहे हैं, E=F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। यहाँ से देखें फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं E×Q, ठीक है। EQ हमें वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, E की वैल्यू गिवन है, Q की चार्ज की वैल्यू गिवन है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5 एक्सपोनेंट -4। फोर्स है, इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो ये हो गई फोर्स, ठीक है, ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमारा बेसिक फार्मूला होता है 12mv², लेकिन वो हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास मास गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो। तो इस न्यूमेरिकल में आपके पास देखें कि मास भी नहीं है पार्टिकल का, और फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है, पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो उसकी समझ लें फाइनल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी भी गिवन नहीं है। तो हमारे पास, ठीक है, मास वेलोसिटी नहीं, इसलिए हम 12mv² का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें कि इस पार्टिकल के अंदर जो है, ठीक है, कहाँ से आई है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई हुई है और इस पार्टिकल ने एक डिस्टेंस कवर किया है, d डिस्टेंस कवर किया है 1 मीटर का, तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल के ऊपर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव करता है तो इसका मतलब होता है कि उस पर वर्क हो रहा है। फिर जितना वर्क हो रहा होता है उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। यानी अगर हम फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो जितना वर्क किया जाएगा उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वैसे अब देखें वर्क का आपके पास फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है F.D, यानी FD cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पर थीटा जो होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल हम लिखेंगे वर्क डन को FD। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी किससे, वर्क डन ऑन द पार्टिकल, ठीक है। वर्क डन होता है हमारे पास, ठीक है, FD cos थीटा 1 हो गया,
और ये फोर्स की वैल्यू लिखी मैंने और डिस्टेंस है 1 मीटर। तो हमारे पास ठीक है काइनेटिक एनर्जी का आंसर भी सेम आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -4, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है इसका यूनिट होगा जूल। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई पार्टिकल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा 2004 का न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। देखिए वैसे तो आपको सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है, यानी सेक्शन बी में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उसमें जो भी आपको कांस्टेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, वो आपको गिवन होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कांस्टेंट जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं उनकी वैल्यूज़ आपको याद भी होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है या प्रोटॉन का चार्ज क्या है। ठीक है, ऐसी कॉमन वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, क्यों मालूम होनी चाहिए? इसलिए कि जो आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, ठीक है, पेपर में जो एमसीक्यूज़ का सेक्शन होता है उसके साथ, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन नहीं होती। ठीक है, ये भी आपको मालूम है। तो वहाँ उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और आपको ये वैल्यूज़ चाहिए होंगी तो आपको फिर याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गिवन है। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी स्पीड है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो है आपको इसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आप जो है इसको हम सिंपली ई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एनर्जी लिखा है, और हम इसको के ई काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं क्योंकि है ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाफ mv²। यहाँ पे मास भी है और इसकी वेलोसिटी भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं तो हम हाफ mv² से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने डाटा बनाया है। स्पीड, ठीक है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मास 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ mv², हाफ मास, ठीक है, v का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, आंसर आएगा मेरे पास 4.55 एक्सपोनेंट -19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है जूल में। अब आपको आंसर देना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो जब भी ऐसी देखें कोई रिक्वायरमेंट होती है, आपसे कोई एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए गए, ठीक है, तो अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो फिर आप जूल में छोड़ सकते हैं आंसर, क्योंकि जूल इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में है कि आप जो है एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो फिर आपको मस्ट होगा कि आप इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, फिर आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना होगा। अब उसके लिए कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन भी देखें आपको याद होनी चाहिए, ये भी गिवन नहीं होती है पेपर में। ये है आपके पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल के इक्वल होता है। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्जन करनी होती है तो हम क्या करते हैं? इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा तो फिर हम इस नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जूल में है ये और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। ठीक है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर ये है। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको आपने डिवाइड किया, ये आ जाएगा 2.84। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है 2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 2005 में चैप्टर 12 का कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है। अब 2006 में देखें क्या न्यूमेरिकल आया है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड from each of the two similar spheres each of 10 gram so that electrostatic repulsion is balanced by the gravitational force। और ये कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, 6.67 एक्सपोनेंट -11 और k की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, ये वैल्यू होती है, मैंने लिखी है और ये गिवन है। अब देखें इसमें है क्या सिचुएशन। ये दो स्फेयर्स हैं और दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर का मतलब है दोनों की बिल्कुल साइज सेम और मास सेम है ये। ठीक है, दोनों का मास कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, तो अब दोनों का मास, अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है तो हम उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। दोनों का मास सेम है, इसका मतलब है इसको भी हम m ले रहे हैं, इसको भी m ले रहे हैं।
अब करना क्या है, ठीक है, इनमें से क्या करना है न्यूमेरिकल में आप देखें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, रिमूव करें कि अब ये कंडीशन दी हुई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू स्फीयर्स इक्वल हो जाए किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है, ये होती है ड्यू टू चार्ज ऑफ द बॉडीज, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ड्यू टू मासेस ऑफ द बॉडी। अब ये जो है इसमें से क्या किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। जब आप देखें किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये न्यूमेरिकल जो है दोनों तरह से आता है, यहाँ पर रिमूव लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या हो सकता है, एडेड भी हो सकता है। सेम न्यूमेरिकल इस तरह भी आ सकता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड, ठीक है, टू ईच ऑफ द टू सिमिलर स्फीयर्स। ठीक है, यानी कि अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें कि ये जो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगी, ये भी नेगेटिव चार्ज होगी, तो दोनों अगर नेगेटिव चार्ज होंगी तब भी इनके बिटवीन क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों केसेस में हमारा जो समझ लें कि न्यूमेरिकल का जो मेथड है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इन्होंने रिमूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया दोनों स्फीयर्स पर, और दोनों से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। ठीक है, जितने यहाँ से रिमूव किए हैं उतने ही यहाँ से रिमूव किए हैं, तो दोनों स्फीयर्स पर सेम चार्ज आएगा। उस चार्ज को हमने डिनोट किया है Q से। ठीक है, अगर ये फर्स्ट करें इसका Q1 था, इसका Q2 था, लेकिन दोनों सेम हैं, तो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो इसका भी चार्ज Q हो गया और इसका चार्ज भी Q हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा, ये फोर्स ऑफ, ठीक है, रिपल्शन है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ऑपोजिट। अब जो मासेस की वजह से होती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो बॉडीज यूनिवर्स में, चाहे बहुत छोटी हो या बड़ी, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस फार्मूले से, F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर से। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, और ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम Fg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि बिटवीन टू चार्ज बॉडीज होती है, ये हम किस फॉर्म से कैलकुलेट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन हमें दी हुई है, कि ये जो है हमारे पास फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहाँ पर अब देखें कि अगर मैं सपोज करती हूँ कि मैंने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, ठीक है, तो चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne। ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n, और E होता है हमारे पास चार्ज। ठीक है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स सपोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, अभी हम इसको देख लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो कितना चार्ज बनता है, तो ये 4 चार्ज नहीं होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज की, तो चार्ज इस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर, ठीक है, हम अपना जो न्यूमेरिकल है उससे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडीशन जहाँ पे दी हुई होती है न्यूमेरिकल में, वहाँ पर हम कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास डाटा में देखें जो मैंने आपको बताया था, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m 10 ग्राम, 1000 से डिवाइड किया, मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर चार्ज इक्वल है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, और ये G की वैल्यू है, और ये आपके पास K की वैल्यू है गिवन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
हमें कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एफ इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है, अब मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आप देखें गिवन नहीं है डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, और इसमें गिवन नहीं है कि यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं है हमें इसकी, ये दोनों मैंने कैंसिल आउट कर दिए। और यहाँ पे Q1 Q2 की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, Q और Q, और यहाँ पे M M, तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू क्यू जी एम एम, ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम क्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया मैंने, जी एम स्क्वायर अपॉन के, मैंने वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, मास की वैल्यू पुट की, स्क्वायरिंग करेंगे और ये के की वैल्यू पुट की। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मेरे पास ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब मुझे क्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी दोनों का, ठीक है, दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, और ये इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर आएगा 8.61 एक्सपोनेंट माइनस 13 कूलम। ठीक है, अब चार्ज आ गया, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, वन स्फीयर। ठीक है, चार्ज आ गया, इस चार्ज से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से जो अभी हमने देखा था। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q हमारे पास ये है, और E हमें पता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने रिमूव किए गए हैं, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा N इज इक्वल टू Q अपॉन ई। ये मैंने Q की वैल्यू लिखी, ये मैंने E की वैल्यू लिखी, मैंने डिवाइड किया। आंसर जो आएगा आपके पास आएगा 5380488, और पॉइंट के बाद भी डिजिट्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछें तो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हों, चाहे वो 0.8 हो, 0.9 हो, 0.4 हो, ठीक है, उनको आपने कट डाउन कर देना है, नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये आंसर होना चाहिए आपका होल नंबर में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1, 2, 1000, ठीक है, इतना हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास 0.5, 0.8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा आपने पॉइंट के बाद जो भी नंबर हैं, ठीक है, राउंड ऑफ भी नहीं करना है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको, ठीक है, रिमूव कर देना है, और पॉइंट से पहले जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मज़ीद प्रीवियस पेपर्स के, पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।